उमा, तैयारियां तो लंबे वक्त से थी, जिन्हें आना था वो सब आ चुके हैं और आज और कल रहेगी नजर। जी बिल्कुल शारिक, देखिए जो 200 बैठकें हुई 60 शहरों में और जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो शेरपा ट्रैक पे हो या जो फाइनेंस मिनिस्टर ट्रैक पे, जो बातें जिन बातों पे सहमति बनी और आखिरकार तक सहमति बनाने की कोशिश होती रही, उस पर अंतिम मुहर लगने का टाइम आ चुका है। और आज जब तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष और या उनके प्रतिनिधि बैठेंगे यहाँ भारत मंडपम में, तो उस पर चर्चा होगी। जो आपने पहले सत्र की बात की जिसका की थीम है वन अर्थ, उसमें जो हमें जानकारी मिले उसके मुताबिक इसमें क्लाइमेट पे ज़्यादा बात होगी, जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बातचीत होगी। और इस सत्र में तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे या उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे, उनको बोलने का मौका मिलेगा। और जो दूसरा सत्र है जो कि वन फैमिली सत्र है, उसमें इंक्लूजन की बात होगी, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन की बात हो या फिर ग्लोबल साउथ को जिस तरह से भारत ने आवाज़ दी है। तमाम अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज जो हैं वो भी ग्लोबल साउथ में आते हैं, तो कैसे इस परिवार को बड़ा किया जाए और कैसे सबके हितों को साथ लेकर चला जाए, भारत की ये एक कोशिश होगी। दूसरी एक अहम बात ये भी है कि चुनौती क्या है। चुनौती है सबसे बड़ी, जिसकी बात अभी अमिताभ कांत कर रहे थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया कि साझा बयान को लेकर एक उम्मीद है भारत के पास, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी है यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनज़र। बिल्कुल, और ये जब भारत को जब अध्यक्षता मिली थी G20 की, उस वक्त की चुनौती की उन्होंने बात की, कहा कि डेट स्ट्रक्चरिंग में जो है वो उस समय प्रॉब्लम था, कोविड के बाद का वक्त था, उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है उसका एक मुद्दा था, लेकिन साथ के साथ जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसके कारण जो परेशानियां खड़ी हुई हैं वो एक बड़ा सवाल पैदा करती हैं, क्योंकि उसके कारण एनर्जी क्राइसिस है, उसके कारण फूड इनसिक्योरिटी की स्थिति बनी हुई है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर, एक वसुधैव कुटुंबकम के थीम को लेकर भारत चला है। तो पूरे साल अगर हम देखें तो इतनी सारी बैठकें हुई, जैसा उमा ने बताया। उसके बाद एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार हुआ है, वो आज नेताओं के सामने, जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनके सामने रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो फाइनल है, उसके ऊपर डिस्कशन होंगे। उसमें क्या होगा, असल में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि दो खेमे में बटा हुआ है विश्व इस वक्त, वो साफ हर बैठक में यहाँ पर नजर आया है। तो यहाँ पर भी आशंका यही है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि रूस जो है वो अपनी बात चाहता है कि उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में हो, लेकिन जो पश्चिमी देश है वो इसके लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि बुरी तरह एक निंदा उसकी करनी चाहिए और बहुत कड़े शब्दों में लिखना चाहिए। और अब क्योंकि ग्रेन डील नहीं रहा है तो उसके कारण भी स्थिति जो है वो काफ़ी बिगड़ गई है। जी बिल्कुल, और देखिए एक अहम बात ये भी है कि रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि G7 कंट्रीज जो हैं, खासतौर पे अगर जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें या फ्रांस की बात करें, वो दबाव बना रहे हैं भारत पर कि उनके मन के मुताबिक जो है यूक्रेन मुद्दे को लेकर उस पर बात की जाए। हालांकि भारत कभी किसी के दबाव में नहीं आया, भारत अपनी एक अलग राह लेकर चला है। दोनों ही खेमों की बात न करते हुए एक जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन शब्दों में कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है, तो इस तरह से एक बीच का रास्ता लेकर भारत ने चलने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके बावजूद कोई एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पे सहमति बन पाएगी। एक अहम बात ये भी है कि कल जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है गुटेरस, उन्होंने जो भारत का थीम है उसकी बड़ी उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि जब विश्व पूरा बटा हुआ है, तनाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत ने जो जिम्मेदारी निभाई है और दुनिया को एक करने की कोशिश की है वो काबिल तारीफ है। तो भारत को उसकी तारीफ मिल रही है, लेकिन सवाल वही है कि ये जो आम सहमति है वो बन पाएगी कि नहीं। एक अहम बात ये भी है जो कादम्बनी बताएंगी हमें कि जो रात में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसमें किस तरह की डील्स हुई हैं, किस तरह की सहमतियां बनी हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपने जो एंटोनियो गुटेरेस की बात की, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, वो उन्होंने एक बहुत ही चिंताजनक बात भी कही है कि रूस यूक्रेन युद्ध का रेजोल्यूशन एक पीसफुल एंड नज़र नहीं आता है बहुत करीबी फ्यूचर में। तो ये एक अपने आप में चिंता की बात है और उसके कारण ये G20 की बैठक जो है वो और भी अहम हो जाती है कि रास्ता क्या निकलेगा बाकी विश्व के लिए, किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो एक निश्चित की जाएगी। जहाँ तक जो बाइडेन का सवाल है, कल वो शाम यहाँ पर आए, करीब 7 बजे के करीब पहुँचे और सीधा वो प्रधानमंत्री निवास पहुँचे। बड़ा अनयूजुअल है प्रधानमंत्री निवास पर इस तरह का बायलैटरल होना, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उनका स्वागत पीएम ने किया, वहाँ पर बातचीत उनकी चली काफ़ी। लेकिन उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आया वो काफ़ी अहम है। प्रेस स्टेटमेंट्स नहीं हुए, लेकिन जॉइंट एक स्टेटमेंट भारत
भारत और अमेरिका के बीच निकल कर आया, उसमें एक अहम चीज़ जो है वो ये कि जी और HAL उसमें जो जेट इंजन बनाने को लेकर कांग्रेस को जो नोटिफिकेशन देना था, वहाँ की US कांग्रेस को जो नोटिफिकेशन देना था वो हो गया है। तो उसको लेकर उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया, ये एक बड़ी पहल है, उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। एक और जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, भारत चाहता था कि उसे ड्रोन्स मिलें, तो 31 ड्रोन्स के लिए जो रक्षा मंत्रालय ने जो रिक्वेस्ट भेजा है उसका उन्होंने जो बाइडेन ने स्वागत किया। और जो एक चीज़ जिस पर हम सभी एक भारतीय के तौर पर गर्व करते हैं वो ये कि जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है चंद्रमा पर, उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को, भारत को मुबारकबाद दी और आदित्य के बारे में भी मुबारकबाद दी। और एक और अहम बात उसमें है कि किस तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, और क्वाड की मीटिंग जो 2024 में होनी है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को निमंत्रित किया। और राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में ये भी तय हुआ कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए और एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वहाँ पे रहे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से वहाँ पे आवाजाही हो, वो मुक्त क्षेत्र हो सबों के लिए। तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि क्वाड जो बनाया गया वो इसी मकसद से बनाया गया और भारत और अमेरिका उसके खास स्तंभ हैं। तो इन मुद्दों पर भी बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो यहाँ G20 का आयोजन हुआ उसकी सराहना भी जो बाइडेन ने की है। और ये पहले से तय था और वो कह कर आए थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, तो इस बात की सराहना करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर आयोजन किया गया है और एक कामयाब आयोजन किया गया है। लेकिन एक बस सिरा बाकी है, कल देखना है कि क्या जो एक उम्मीद है भारत की आम सहमति की वो बनती है या नहीं बनती है। बिल्कुल, और इसी पर सबकी नजर है। और कादम्बी, आपसे एक सवाल मेरा था, 3 सेशंस होने हैं उसमें। जी आप दोनों से एक सवाल था, आपने यहाँ पर जिक्र किया रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, आपने जो बायलैटरल टॉक्स हुई अमेरिका के साथ उसका जिक्र किया, कई अहम जानकारियां दी। आपसे समझना चाह रहे हैं क्योंकि इस G20 में विकासशील देश भी है और जो ग्लोबल एनवायरमेंटल चुनौतियां हैं पूरे विश्व के सामने, G20 एक बेहद मजबूत संगठन है। ऐसे में क्या जो वित्तीय सहायता की जरूरत इन डेवलपिंग कंट्रीज को है, इस मंच के जरिए उस समस्या को एड्रेस किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये एक आर्थिक जो इकोनॉमिक फोरम है उसी के लिए बना था। जब ये बना था तो इसी तरह के जो संकट हैं, आर्थिक संकट हैं विश्व भर में, उसके निदान के लिए बना था। तो इसको लेकर भी, जैसे कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, जो जितने अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि ऐसे चैलेंजेस के वक्त में भारत ने ये लिया है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इसमें न सिर्फ सारे विकसित देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, अब ग्लोबल साउथ के देशों को जोड़ने की, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने की बात हो रही है, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है। यहाँ तक कि जो सोलर अलायंस है वो भी इसमें फिगर करता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें हैं। तो जो ज़रूरत है, दुनिया को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जिसके बारे में साफ कहा गया, लेकिन उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। वो कहाँ से आएगा? तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो विकसित देश हैं, वो कितनी मदद करेंगे, इस पर लंबा निगोशिएशन साल भर चला है और आगे भी यहाँ पर भी होगा। और देखते हैं कि नीयत किसकी क्या है। मैं बस एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जब बात होती है जलवायु को लेकर उसको सुरक्षित रखने की, तो बातें बहुत होती हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात है उनकी तरफ से फंड नहीं दिया जाता है। विकासशील देशों की ये लगातार शिकायत रही है। तो क्या उस पर भी कोई सहमति बनती है कि अगर क्लाइमेट की चुनौतियों से निपटना है तो जो उचित फंड है वो दिया जाए विकासशील देशों को खास तौर पे? तो ये भी इस बात पर भी नज़र रहेगी कि क्या कुछ आउटकम डॉक्यूमेंट में निकल कर सामने आता है।